टू जेनिक एजुकेशन जी सेवियर मैथमेटिक्स 01 प्लान। तो कैसे हैं आप सब लोग? सबको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, ओ सॉरी गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं मैं, मुझे अभी भी सुबह ही याद आ रही है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। आज स्टूडेंट्स इतने कम क्यों दिख रहे हैं? सिर्फ 22 स्टूडेंट्स, क्या हो गया है आपको? कल तक जो स्टूडेंट 100 हुआ करते थे, कभी जमाना था जब 800 स्टूडेंट्स थे, फिर 700 हो गए, फिर 600 हो गए, फिर 500 हो गए, फिर 400 हो गए, फिर 300 हो गए, फिर कितने हुए एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 250 हुए होंगे, ठीक है। फिर हुए 200, फिर हुए 150, फिर 100, फिर 80, फिर कुछ 90, और आज मुझे दिख रहे हैं 30। क्या बात है, क्या आंकड़े हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, लेक्चर को सीरियसली लें और लेक्चर को ध्यान से देखें। तो देखो, देखते ही देखते ये जो पूरा जर्नी था जी सेवियर मैथमेटिक्स का, ऑलमोस्ट जो मतलब 1 महीना होने को आया है। मतलब हमने ऐसा सोचो कि 1 महीने में हमने पूरा मैथमेटिक्स हमने खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी। तो 30 दिन जो ये कंटिन्यूअसली चला है पूरा जी सेवियर आपका मैथमेटिक्स। हाँ, बीच में रुक गया था क्योंकि तब मुझे कोरोना हो गया था, तो बीच में रुक गया था। तो 14 दिन का हॉल्ट, 20 दिन रुक गया था जी सेवियर का मैथमेटिक्स। सुजीत सर ने कुछ क्लासेस लिए थे, लेकिन अभी फिर से जब से हमने रिज्यूम किया है तो अभी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। आज 29th डे है और ऑलमोस्ट अभी ऐसा समझ लो जो नेक्स्ट डे होगा वो लास्ट डे ही होगा। जो नेक्स्ट डे होगा लास्ट डे ही होगा जी सेवियर मैथमेटिक्स 01 का, जिसमें हम कैलकुलस को कंक्लूड कर देंगे। तो जैसा कि हमने कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर लिया था, उसमें हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे। फिर आपको मैंने बोला था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको देखना है 250 डेज प्लान में। फिर मैंने यहाँ पे और क्या सिखाया था, और आपको सिखाया था एरिया अंडर द टू कर्व सिखाया, सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल्स की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उसके कुछ गेट के क्वेश्चंस किए थे। और फिर मैंने बोला था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल इंटीग्रल्स, जो कि आपको 250 डेज प्लान में देखना है, जिसमें ऑलरेडी 5 से 6 वीडियोस है। और बाकी एक टॉपिक बचता है ट्रिपल इंटीग्रल्स। तो देखो, गेट पॉइंट ऑफ व्यू ट्रिपल इंटीग्रल्स में आप बात करोगे तो मैं खोज खोज के लाया हूं। गेट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है ट्रिपल इंटीग्रल्स का, गेट में एक ही क्वेश्चन पूछा है ट्रिपल इंटीग्रल्स का। यार मैक्सिमम 2 होंगे क्योंकि एक अगर छूट गया हो मेरे ध्यान से, लेकिन मैंने पूरे प्रीवियस ईयर लास्ट के देखे 20 से 25 साल के, तो मुझे एक ही क्वेश्चन मिला गेट का प्रीवियस ईयर जो ट्रिपल इंटीग्रल्स का है, वो ये वाला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। ये पूछा गया था, ये मैं बता रहा हूं कौन से साल में पूछा गया। ये इसी साल में 2020 में पूछा गया था, इसी ब्रांच में 2020 में पूछा गया था, इसी ब्रांच में। तो मैं आपको एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ट्रिपल इंटीग्रल का, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही आएगा, आपको स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में नहीं आएगा। वो पूछेगा भी तो फिर ईएमएफटी पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा, क्योंकि उसको सॉल्व करना थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और गेट पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि मैक्सिमम 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ट्रिपल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल, कार्टेशियन फॉर्म तो आप पढ़ते ही हो। मैथ्स में हम ज्यादा फोकस देते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन जब ईएमएफटी पढ़ोगे तो आप क्या क्या पढ़ोगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ोगे और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ोगे। और सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का अपना एक इंपॉर्टेंस है। कुछ कुछ जब जहां पे आपको सिमेट्री दिखती है, सिलिंड्रिकल सिमेट्री या स्फेरिकल सिमेट्री, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करने से हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। ओके, पढ़ते रहते हो तुम, पढ़ते रहते हो, तो पढ़ रहे हो तो खुद के लिए पढ़ रहे हो। ओके देखो, देखो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। सिंगल इंटीग्रल क्या था? सिंगल इंटीग्रल जब मैं आपको समझा रहा था, सिंगल इंटीग्रल जब हमारा पहला लेक्चर था डेफिनेट इंटीग्रल्स का, तो सिंगल इंटीग्रल सिंपली क्या था? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, सिंगल इंटीग्रल था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था? 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्या था? 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सिंगल इंटीग्रल क्या था? व्हाट इज द एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, और डबल इंटीग्रल क्या होता है? डबल इंटीग्रल होता है व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। ओके, तो अगर आपने 250 डेज प्लान के, क्योंकि वहां पे मैंने थ्योरेटिकली इतना चीजें कॉन्सेप्चुअली नहीं समझाई है, वहां पे डायरेक्ट मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे और मैंने सिखाया था कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पे सिर्फ मैंने मैथमेटिकल स्टेप्स बताए थे, टेक्निक्स बताए थे 250 डेज प्लान में कि डबल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है। तो उसमें हमने देखा था, देखो क्रक्स अगर मैं बताऊं तो सिंगल इंटीग्रल का
क्रक्स क्या था, सिंगल इंटीग्रल का यही कंक्लूजन था कि हम क्या कर रहे थे, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे थे। ठीक है, तो सिंगल इंटीग्रल का आपका क्लियर हो गया, एरिया अंडर द कर्व। अभी मैं बात करता हूं किसकी, डबल इंटीग्रल की। तो डबल इंटीग्रल में हम क्या पढ़ रहे थे, डबल इंटीग्रल में हम पढ़ रहे थे व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। जिस फंक्शन का हम क्या कर रहे थे, डबल इंटीग्रल ले रहे थे ओवर अ डिफाइंड रीजन, ओवर अ डिफाइंड रीजन, हम उसका क्या कर रहे थे एक्चुअली, उस जो फंक्शन दिया गया था उस फंक्शन के नीचे जो पूरा वॉल्यूम है उसको हम फाइंड कर रहे थे। उस फंक्शन के नीचे जो पूरा वॉल्यूम है, ये ऐसा समझ लो एक फंक्शन, जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं आपको, चलो ज्योमेट्रिकली मैं समझाता हूं चीजें। सिंगल इंटीग्रल में क्या था, देखो ध्यान से, सिंगल इंटीग्रल में क्या था, ये मेरे पास एक फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम क्या फाइंड कर रहे थे, सिंगल इंटीग्रल अगर मैं फाइंड करूं फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, अगर हम इंटीग्रेशन निकालें इस फंक्शन का फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, एफ ऑफ एक्स डीएक्स क्या था, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व। हम सिंगल इंटीग्रल में एक्चुअली क्या, उसका क्या कंक्लूजन था, उसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन था, हम क्या फाइंड कर रहे थे, एरिया अंडर दिस कर्व। क्या फाइंड कर रहे थे, एरिया अंडर दिस कर्व। अभी बात आती है कि डबल इंटीग्रल में क्या फाइंड कर रहे थे। अभी यहां पे ध्यान दो, डबल इंटीग्रल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वापस से आ जाओ, ये मेरा एक्स एक्सिस, ओके, ये लेटेस्ट से मेरा एक्स एक्सिस अभी 3 डायमेंशंस में आ गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस, ये मेरा जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं वो देखो, लेटेस्ट से मेरे पास कोई फंक्शन है, लेटेस्ट से मेरे पास कोई रेंडमली मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, ये मेरा क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। कैसे एफ ऑफ एक्स वाई, मैं एक्स वाई प्लेन में क्या करूंगा, एक्स वाई प्लेन में कोई एक पॉइंट लूंगा, इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा, इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, इस फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। वो मैंने एंटायर रीजन यहां पे फंक्शन देखो ड्रॉ कर लिया है, वो एंटायर रीजन मैंने पूरा यहां पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन लेटेस्ट से इस पॉइंट से, मैं यहां पे कुछ यहां पे शेडो ले लेता हूं, इस पॉइंट से लेटेस्ट से इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये मेरा क्या है, फंक्शन है और ये मेरा डिफाइंड रीजन आर है। ये मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन जो था डबल इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, डबल इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है, जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, इसके नीचे देखो एक हाइट क्रिएट हो रही है, इसके नीचे देखो हाइट क्रिएट हो रही है, तो ये पूरा एक क्या बना, एक सॉलिड बॉडी बना, एक वॉल्यूम बना। तो डबल इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंगल इंटीग्रल में क्या कर रहे थे, एक फंक्शन था उसके नीचे जो एरिया था वो फाइंड कर रहे थे। सिमिलरली डबल इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन है उसके नीचे जो पूरा रीजन है वो क्या बन रहा है, एक सॉलिड रीजन, वॉल्यूम, वो हम फाइंड कर रहे हैं, वो हम फाइंड कर रहे हैं। और जब भी डबल इंटीग्रल करते हैं तो क्या करते हैं, एक फंक्शन दिया होता है, फिर उसके लिए एक डिफाइंड रीजन भी दिया होता है कि रेंज एक्स और वाई को कहां से कहां तक वेरी करना है, तो हमें पूरा क्या मिलेगा, वो एक वॉल्यूम मिलेगा, एक सॉलिड बॉडी मिलेगा, 3 डायमेंशनल बॉडी, जिसका हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपली सिंगल इंटीग्रल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सिंगल इंटीग्रल में हम फाइंड कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व, और डबल इंटीग्रल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व एफ ऑफ एक्स वाई। क्लियर, ओके। देखो डबल इंटीग्रल में क्रक्स वही, डबल इंटीग्रल सिंपली क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस क्लोज्ड कर्व एफ ऑफ एक्स वाई, ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस सरफेस, ओके। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक मुझे बता दो क्लियर हो गई। तो सिंगल इंटीग्रल का, अभी हम ट्रिपल इंटीग्रल की बात करेंगे। सिंगल इंटीग्रल का सिंपली मतलब है एरिया अंडर द कर्व, डबल इंटीग्रल का सिंपली मतलब है क्या, वॉल्यूम अंडर दिस कर्व, वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। ठीक है, इसलिए हम डबल इंटीग्रल को कैसे लिखते हैं, पहले हम ये रीजन डिफाइन करेंगे आर, और इस फंक्शन का क्या लेना है, इंटीग्रेशन ओवर दिस रीजन, ओवर दिस रीजन ओनली। ठीक है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है फंक्शन और एक्सपांड भी हो सकता है, लेकिन हमें कहां से, कौन से, एक डिफाइंड रीजन में इंटीग्रेशन लेना है, मतलब उतना ही हमें वॉल्यूम लेना है, हमें उतना ही वॉल्यूम लेना है जो क्या करेगा, जिस वॉल्यूम का बेस क्या होगा, सिर्फ इतना ही रीजन होगा जो कि एक्स वाई प्लेन में है, जो कि एक्स वाई प्लेन में है। क्योंकि हमें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम जो रीजन डिफाइन करते हैं कहां पे डिफाइन करते हैं, एक्स वाई प्लेन में। कहां पे, एक्स वाई प्लेन में। तो देखो हो क्या रहा है, सिंगल इंटीग्रल था लेकिन हम कॉन्सेप्ट कहां पे जा रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व, मतलब 2D में।
डबल इंटीग्रल था। डबल इंटीग्रल मतलब यहां पे देखो दो वेरिएबल हैं जिनका इंटीग्रेशन ले रहे हैं और फंक्शन भी क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है। लेकिन हम जा कहां पे रहे, हम देखो जा कहां पे रहे। क्लियर? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है वो देखो। सिंगल इंटीग्रल में हम कहां जा रहे थे, टू डायमेंशंस में जा रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एरिया अंडर द कर्व। डबल इंटीग्रल में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। मतलब हम डबल इंटीग्रल में कहां पे जा रहे हैं, तीन डायमेंशंस में जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, तीन डायमेंशंस में। तो क्लियर हुई इतनी बात। सिंगल इंटीग्रल और डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है, मतलब फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको क्लियर हो रहा है, थोड़ा माइंड में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, फिजिकली चीजें आपको समझ में आ रही है। डबल, मुझे पता है डबल इंटीग्रल में आपको टाइम लगेगा, डबल इंटीग्रल का क्योंकि 5 से 6 लेक्चर है तो आपको टाइम लगेगा। डबल इंटीग्रल आप, इसलिए मैं अभी यहां पे करवा रहा हूं। देखो ये इसको समझना अच्छे से, इसको समझना। और डबल इंटीग्रल के कम से कम 2 बार वीडियोस देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वो एक बार क्लियर हो जाएगा तो ये ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि डबल इंटीग्रल में आप पढ़ते हो वर्टिकल स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वो ट्रिपल इंटीग्रल में भी काम आएगी। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे रेड स्ट्रिप ड्रॉ की है, वर्टिकल स्ट्रिप विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। ओके ओके, तो क्लियर हो गया यहां पे सब। तो देखो सिंगल इंटीग्रल का क्या मतलब है, एरिया अंडर दिस कर्व, और डबल इंटीग्रल का सिंपली क्या मतलब है, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। मतलब हम क्या डबल इंटीग्रल में 3 डायमेंशंस में जा रहे हैं, कहां पे, 3 डायमेंशंस में। क्लियर? तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? पूरा वीडियो फिर से देखना डबल इंटीग्रल का, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कम से कम 2 बार सारे वीडियोस देखना। उसके बाद भी कुछ दिक्कत रहती है तो मुझे बताना, फिर मैं कुछ प्लान करूंगा अकॉर्डिंगली, कुछ मैं प्लान करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैं कुछ प्लान करूंगा। ओके, तो देखो अभी यहां पे ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगा, हमने क्या सीखा। अगर सिंगल इंटीग्रल है तो क्या होगा, एरिया अंडर दिस कर्व, मतलब 2D में जा रहे हैं, 2D कॉन्सेप्ट हम बना रहे हैं। डबल इंटीग्रल में क्या था, वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। ओके, तो इसका मतलब क्या है, हम 3 डायमेंशंस में जा रहे हैं। सिमिलरली यहां पे एक फंक्शन है, इसका क्या ले रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल। तो अगर ट्रिपल इंटीग्रल ले रहे हैं, इसका मतलब हम कहां पे जा रहे हैं, अभी 4D में जा रहे हैं। सिंगल इंटीग्रल ले रहे थे तो कहां पे जा रहे थे, 2D में, एरिया वाला कॉन्सेप्ट। डबल इंटीग्रल ले रहे हैं तो हम कहां पे जा रहे हैं, 3D में, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट। अगर किसी फंक्शन का ट्रिपल इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो क्या जा रहे हैं, 4 डायमेंशंस में जा रहे हैं। और वो कुछ मतलब क्वांटिटी देगा, कुछ क्वांटिटी देगा, कुछ मेजरमेंट देगा। जैसे कि हम किसी फंक्शन का सिंगल इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, एरिया अंडर दिस कर्व, जो कि वेल डिफाइंड है, हमारे पास यूनिट्स हैं उसके लिए। डबल इंटीग्रल कर रहे हैं तो वो क्या दे रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम दे रहा है, एक सॉलिड बॉडी बन रही है उसका वॉल्यूम दे रहा है। अभी यहां पे किसी फंक्शन का ट्रिपल इंटीग्रल ले रहे हैं, मतलब हम कहां पे जाएंगे, 4D कॉन्सेप्ट में जाएंगे। इसका मतलब ये कुछ मेजरमेंट देगा, ये कुछ क्या देगा, मेजरमेंट देगा, जो कि डिफाइंड नहीं है। इट इज हार्ड टू इमेजिन 4 डायमेंशंस की, मतलब क्या एक्चुअली क्या देगा, मतलब जैसे कि सिंगल, मतलब 2D में इजी था, वहां पे एरिया दिख रहा था, 3D में भी इजी था, वॉल्यूम दिख रहा था, वॉल्यूम अंडर दिस क्लोज्ड कर्व। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या है, सिंपली एक फंक्शन है जिसका ट्रिपल इंटीग्रल ले रहे हैं तो वो कुछ मेजरमेंट देगा, लेकिन ये क्या पे जाएगा, 4D बॉडी में। कहां पे जाएगा, 4D बॉडी में। लेकिन उसको इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। क्या है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए क्या दे रहा है एक्चुअली, मतलब कुछ क्वांटिटी दे रहा है जो जिसका मेजरमेंट कहां पे होगा, 4 डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में होगा, 4 डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में होगा। दूसरी बात ये हो सकती है, अगर ये जो फंक्शन होता है, लेटस से मैं इसको अगर जनरलाइज लिखूं, लेटस से ट्रिपल इंटीग्रल इज आई इज इक्वल टू, ट्रिपल इंटीग्रल निकालना है हमें किसी फंक्शन का f ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz, dx dy dz। तो मैंने क्या बोला, सिंगल इंटीग्रल में हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर रहे थे, 2D कॉन्सेप्ट। डबल इंटीग्रल में हम क्या फाइंड कर रहे थे, व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दिस कर्व, f ऑफ एक्स वाई। वो क्या था, सिंपली था आपका वॉल्यूम, 3D कॉन्सेप्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, ये जो फंक्शन दिया गया है इसके रिस्पेक्ट में ही कुछ मेजरमेंट निकालेंगे। लेकिन अभी कहां पे जाएंगे, 4D कॉन्सेप्ट में। सिंगल इंटीग्रल था 2D कॉन्सेप्ट, डबल इंटीग्रल था 3D कॉन्सेप्ट, ट्रिपल इंटीग्रल है 4D कॉन्सेप्ट विच इज हार्ड टू इमेजिन। तो ये कुछ मेजरमेंट तो देगा, कुछ मेजर तो करेगा ही, इसका रिजल्ट कुछ मेजरमेंट तो आएगा ही। लेकिन
ये एक मतलब होगा 3D का। दूसरा मतलब क्या होता है 3D का? दूसरा मतलब ये होता है अगर आपके पास 3 डायमेंशनल बॉडी है, अगर आपके पास कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है और उस बॉडी के लिए ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है मास डेंसिटी फंक्शन है, तो ये जो इंटीग्रल है वो आपको रिजल्ट देगा उस बॉडी का मास, उस बॉडी का मास। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास 3 डायमेंशनल रीजन में एक बॉडी है, आपके पास 3 डायमेंशनल रीजन में एक बॉडी है, और ये फंक्शन उस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास डेंसिटी फंक्शन। क्या? मास डेंसिटी फंक्शन। तो ये आपको जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मास ऑफ डेड बॉडी। क्या मिलेगा? मास ऑफ डेड बॉडी। क्लियर इतनी बात? मास ऑफ डेड बॉडी। और अगर यहां पे एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा? अगर आपका एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। हम डीवी को लिखते हैं dx dy dz इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं लिखूं यहां पे डीवी का सिंपली मतलब क्या होगा? छोटे डीवी मतलब एक छोटे एलिमेंट का वॉल्यूम। उन सारे छोटे एलिमेंट्स हैं, उनके वॉल्यूम्स को हम क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। तो वो जो 3 डायमेंशनल बॉडी है जिसको हमने किससे डिफाइन किया है? एक्स वाई और जेड की लिमिट से डिफाइन किया है, उस बॉडी का हमें क्या मिल रहा है? वॉल्यूम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वॉल्यूम मिल रहा है। क्लियर हुई इतनी बात? तो अगर मैं ट्रिपल इंटीग्रल्स की बात करूं तो यहां पे 3 चीजें निकल के आई है। पहली चीज ये कि क्योंकि ये ट्रिपल इंटीग्रल हम किसी फंक्शन का ले रहे हैं तो पहला ये केस हो सकता है कि वो कुछ 4D कॉन्सेप्ट बनेगा, वो कुछ मेजरमेंट हमें मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बोला? अगर आपके पास 3 डायमेंशनल कोई बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी है और उस बॉडी के रिस्पेक्ट में ये जो एफ एक्स वाई जेड है क्या है? मास डेंसिटी फंक्शन है। तो ये ट्रिपल इंटीग्रल आपको क्या रिजल्ट देगा? मास ऑफ डेड बॉडी। क्या देगा? मास ऑफ डेड बॉडी। फिर मैंने तीसरा केस बोला, अगर एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू 1 है तो सिंपली क्या हो जाएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। इसका मतलब जो ये सॉलिड बॉडी था वो सॉलिड बॉडी कैसे डिफाइन होगा? एक्स वाई जेड की लिमिट से वो सॉलिड बॉडी डिफाइन होगा, कोई शेप बनेगा, उस शेप का वॉल्यूम क्या होगा? वो देगा आपको ये ट्रिपल इंटीग्रल। क्या होगा? ट्रिपल इंटीग्रल। तो आपको कुछ फिजिकल अभी 4D तो मैं यहां पे आपको इमेजिन नहीं करा सकता। ये देखो ये सॉलिड जो दिया गया है 3 डायमेंशंस में डिफाइन किया गया है। तो आपको कुछ क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ। और यहां पे ध्यान दो, तुम बस ये इंटीग्रेशन फाइंड करना, ठीक है? तुम ये सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करना। तुम्हें गेट में कुछ ऐसा पता लगाने की जरूरत, तुम्हें गेट में देखो, गेट में कैलकुलस में कुछ भी ऐसा फिजिकल मीनिंग पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि ये मास डेंसिटी फंक्शन है या कोई 4D कॉन्सेप्ट है। नहीं, बस सिंपल आपको इंटीग्रेशन दिया गया है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, डेट सेट, और आपको आंसर लाना है और कुछ नहीं करना है। ओके, आपको सिंपली ये सब चीजें समझनी है। तो यहां पे 3D में मैंने बोला कि यहां पे 2-3 सेंस में हम समझ सकते हैं। एक 4D कॉन्सेप्ट के सेंस में, दूसरा वॉल्यूम के सेंस में, तीसरा मास डेंसिटी, मास के फंक्शन, मास के केस में। ओके, क्लियर हो गया इतना? तो देखो ये सिंपल मैंने आपको फिजिकली चीजें बताई, जैसे मैंने सिंगल इंटीग्रल में बताया व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व, फिर डबल इंटीग्रल में गए व्हाट इज द वॉल्यूम अंडर दैट कर्व। फिर सिमिलरली यहां पे हमने देखा, यहां पे क्योंकि हम सिंगल इंटीग्रल में 2D कॉन्सेप्ट था, फिर हमारा क्या था? डबल इंटीग्रल में 3D कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली ट्रिपल इंटीग्रल में क्या होगा? 4D कॉन्सेप्ट, विच इज हार्ड टू इमेजिन। और उसको वो जो रिजल्ट मिलेगा, इस केस में हम वॉल्यूम नहीं बोल सकते। वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? 3 डायमेंशनल बॉडी के रिस्पेक्ट में। यहां पे कुछ और मेजरमेंट मिलेगा 4D के रिस्पेक्ट में, डेट वी हैव नॉट डिफाइंड। ओके, लेकिन फिर अगर मैंने बोला स्पेशल केस, अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 है तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो 3 डायमेंशनल बॉडी का वॉल्यूम। और अगर ये एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास डेंसिटी फंक्शन। तो ये क्या देगा? ट्रिपल इंटीग्रल मास ऑफ डेट बॉडी, मास ऑफ डेट बॉडी। ओके, यहां तक किसी को कुछ डाउट है?
अगर नहीं है तो फिर सिंपली मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रल का यहाँ पे क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रल के यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो बेसिकली हम यही समझेंगे। अभी तक सिर्फ एक दो बार ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो 2020 का क्वेश्चन है वो मैं लेके आया हूं। तो बेसिकली जैसे सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करने के क्या टूल्स होते हैं, और डबल इंटीग्रल्स के जैसे ही मेरा 250 डेज प्लान देखोगे तो पता चलेगा क्या टूल्स होते हैं, उसी तरह से ट्रिपल इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करना है, उसके सिंपली स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। आपको ये सब डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये सब डिटेल में नहीं जाना है क्या ये मास डेंसिटी फंक्शन है, या f of x y z इज इक्वल टू 1 है, या ये 4D कॉन्सेप्ट है। ये सब चीजों में नहीं जाना है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, बस बैक ऑफ द माइंड ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। हाँ, सब ऊपर से ही जाएगा, ठीक है, सब ऊपर से ही जाएगा, क्योंकि 4D कॉन्सेप्ट तुम देख ही नहीं पाओगे। ओके, तो मैं पहले ही बोल दूं, सिंगल इंटीग्रल के बाद डबल इंटीग्रल्स आप देख लेना अच्छे से, डबल इंटीग्रल अच्छे से देख लेना। डबल इंटीग्रल के बाद जब ट्रिपल इंटीग्रल पे आओगे तो बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 डायमेंशनल को समझते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल्स को क्या हमें कैसे फाइंड करना है, स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो देखो हमें आई फाइंड करना है। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, कमेंट वमेंट बंद कर दो तुम लोग। सॉल्यूशन को यहां पे ध्यान से देखो। हमें क्या फाइंड करना है, आई इज इक्वल टू देखो अभी जैसे ही यहां पे कुछ मैं फिजिकली चीजें आपको बताना स्टार्ट करता हूं, आपका दिमाग घूमने लग जाता है, फिर आपके सब ऊपर से जाता है। इसलिए जो मैं मैथमेटिक्स करवा रहा हूं, मैं आपको कुछ फिजिकली चीजें बता ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो मैथ्स पढ़ते हैं, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ, 10वीं क्लास से बचपन से ही जो मैथ्स पढ़ते हैं, 11th 12th में भी, क्या आपको चीजें से बताई जाती थी व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस? नहीं, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते, फिजिकली चीजें आप सीखना ही नहीं चाहते। आप सिंपली बस जो प्रॉब्लम दिया गया है, इस ट्रिपल इंटीग्रल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना चाहते हो। तो वो मैं तो पहले ही बता देता, अभी तक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता। लेकिन किसी स्टूडेंट ने क्योंकि पूछा कि क्रक्स क्या है सिंगल इंटीग्रल का, फिर मोटिवेशन क्या है सिंगल इंटीग्रल टू डबल इंटीग्रल, फिर डबल इंटीग्रल टू ट्रिपल इंटीग्रल, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो अभी सिंपली हमें क्या करना है, अभी ध्यान देना, अभी यहां पे सिंपली ध्यान देना। अगर कोई भी ट्रिपल इंटीग्रल का प्रॉब्लम हो तो इसमें 3 केस बनते हैं। हमें जो मैं केस बता रहा हूं उसी पे ही ध्यान देना है, क्योंकि गेट में 1-2 बार ही क्वेश्चंस आए और उसी केस से ही आए। वैसे इसमें 3 केस बनते हैं, हम एक ही केस पे फोकस करेंगे जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहां पे देखो ये मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, इस फंक्शन का ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। किस फंक्शन का? एक्स का। किसका? एक्स। यहां पे f of x y z क्या है हमारा? सिंपली x है। हमारा क्या है? सिंपली x है। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप होगा आप ये चेक करो, पहला स्टेप होगा आप ये चेक करो, आपको 3 डायमेंशनल स्पेस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा z एक्सिस, ठीक है। तो देखो यहां पे ऐसे मैं दिखा रहा हूं आपको, इस चीजों को आप ज्योमेट्रिकली थोड़ा समझना। ये लो, ठीक है। तो देखो मेरा रेड जो मार्कर है वो आपका x एक्सिस है, ब्लू मार्कर आपका y एक्सिस है, और जो ब्लैक मार्कर दिख रहा है वो z एक्सिस है। क्या है? z एक्सिस है। ओके, तो अभी यहां पे देखो जैसे कि हमें क्या निकालना है, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन x ओवर अ सॉलिड, जिसका हम वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं, एक सॉलिड है, ठीक है। ऐसा इमेजिन करो यही सॉलिड है, ऐसा इमेजिन करो यही सॉलिड है, इस 3 डायमेंशनल स्पेस में यही सॉलिड है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि ये चेक करो कि सॉलिड का जो प्रोजेक्शन है, सॉलिड का जो प्रोजेक्शन है या शेडो है वो कौन से प्लेन में गिर रहा है। क्लियर? तो ये आपको एक 3 डायमेंशनल बॉडी दी गई होगी, उसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि जो ये सॉलिड दिया गया है, या कोई भी मतलब रीजन सॉलिड दिया गया हो, तो सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है कि उस सॉलिड का प्रोजेक्शन या शेडो कौन से प्लेन में गिर रहा है, या तो ये देखो कि उसका जो बेस है, जो सॉलिड का बेस है वो कौन से प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में एक सिलेंडर है जो जिसका एक्सिस क्या है? पैरेलल टू z एक्सिस, जिसका एक्सिस क्या है? पैरेलल टू z एक्सिस। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना। अगर वो चीज आपको आ गई तो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ईजी हो जाएगा। ये मेरा 3 डायमेंशनल प्लेन है, ये मेरा z एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। अभी मुझे बताओ
अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं एक सिलेंडर है, अगर मैं यहां पे एक सिलेंडर है, यहां पे इमेजिन करो एक सिलेंडर है जिसका कुछ बेस है सर्कल और कुछ हाइट है, और जो उसका एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। एक्सिस क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो मुझे बताओ उसका शेडो कौन से प्लेन में फॉल होगा, उसका शेडो कौन से प्लेन में फॉल होगा, या तो उसका जो बेस होगा वो कौन से प्लेन के पैरेलल होगा। ओके, तो मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, इसमें एक सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो मुझे बताओ उसका जो बेस है वो कौन से प्लेन के पैरेलल होगा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, या एक्स जेड प्लेन, या एक्स जेड प्लेन। और इन शॉर्ट उस सिलेंडर का प्रोजेक्शन या शेडो कौन से प्लेन में फॉल होगा, इसका आंसर दो मुझे। ये YZ प्लेन वाले लगता है इमेजिन नहीं कर पा रहे चीजों को। ये जो YZ वाले हैं ये ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं यहां पे कमेंट सेक्शन में, लेकिन जब कॉन्सेप्ट या कुछ पूछो तो फिर कुछ मतलब जवाब ही नहीं। ओके, तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे देखो एक मैं बोल रहा हूं सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जो जिसका एक्सिस क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो मुझे बताओ उसका शेडो या उसका शेडो कौन से प्लेन में फॉल होगा, या इन अदर वर्ड्स उसका जो बेस है वो कौन से प्लेन के पैरेलल होगा, कौन से प्लेन के पैरेलल होगा। तो बस ये खत्म हो गया खेल, वहीं पे ये खेल खत्म हो जाएगा, इस क्वेश्चन का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेन बात यही है आपको एक्स वाई जेड के लिमिट्स निकालने हैं, आपको एक्स वाई जेड के लिमिट्स निकालने हैं। ओके, और एक्स वाई जेड के लिमिट्स एक बार पता चल गए फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इजी है। वन बाय वन हम एक एक इंटीग्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल सॉल्व करते जाएंगे। मैं ये पकड़ के खड़ा हूं और तुम लोग बता ही नहीं रहे हो। ओके, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। इस जो सिलेंडर होगा जिसका एक्सिस क्या होगा, विच इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो उसका शेडो कहां पे फॉल होगा, एक्स वाई प्लेन में। ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ब्लू मार्कर और रेड मार्कर जो प्लेन बना रहे हैं उसमें, और क्योंकि उसका बेस उसी प्लेन के पैरेलल में है। अभी मुझे बताओ ये जो यहां पे आपको सॉलिड दिख रहा है, आप इमेजिन करो सॉलिड को, ये जो आपको सॉलिड दिख रहा है, जो यहां पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि इस ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है ओवर दिस सॉलिड। अभी मैं मैथमेटिक्स पूरा समझा रहा हूं आपको, यही समझो, यही गेट एग्जाम में काम आएगा, फिजिकल चीजों को अभी भूल जाओ। ओके, अभी ये जो सॉलिड आपको दिख रहा है, इस सॉलिड को 3 डायमेंशंस में आप इमेजिन कीजिए और मुझे बताइए इस सॉलिड का जो ये बेस आपको दिख रहा है वो कौन से प्लेन के पैरेलल है। इस केस में तो ये जो बेस है वो उसी प्लेन में ही है। या मुझे बताओ इस सॉलिड का शेडो कौन से प्लेन में गिर रहा है। अगर आपको सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट, अभी मैं ये इमेजिन नहीं करवा सकता इतना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, ये दिख रहा है फिगर से क्लियर, इस सॉलिड का जो ये सॉलिड दिख रहा है इसका शेडो कौन से रीजन में गिर रहा है, या इसका बेस कौन से रीजन के पैरेलल है। इस केस में तो जो बेस है वो उसी रीजन, उसी प्लेन में है। मुझे बताओ फटाफट, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखते ही देखते आप ही देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाओगे। अगेन एक्स वाई, फटाफट। ओ माय गॉड, एक्स वाई वाई, ये कौन सा प्लेन होता है एक्स वाई वाई। ये टीटी वाला फर्जी है, इसको ब्लॉक कर दो। टीटी दिख रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आता तो आते क्यों ये लोग, मुझे समझ ही नहीं आता। एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन वाले कहां से आ गए। ओके, वेरी गुड, एक्स वाई में ही होगा। देखो इसका जो बेस है ये वाला, ये एक्स वाई प्लेन में, ये तो सीधी सी बात है उसके पैरेलल ही है। और इसका शेडो भी देखोगे तो कहां पे फॉल हो रहा है, ये एक वर्टिकल, इसका भी एक्सिस देखो सॉलिड का, ये पैरेलल टू, इसका ये जो एक्सिस है ये क्या है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो इसका भी कहां पे गिरेगा, शेडो कहां पे फॉल होगा, एक्स वाई प्लेन में। कहां पे, एक्स वाई प्लेन में। तो अभी यहां पे ध्यान रखो, अभी यहां पे मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, नोट, उसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर आपका शेडो क्या है, अगर आपका शेडो एक्स वाई प्लेन में है, यहां जो आपका सॉलिड है उसका बेस एक्स वाई प्लेन के पैरेलल में है, तो पहला स्टेप आपका होगा, आप z के लिमिट सेट करोगे। पहला स्टेप क्या होगा,
z के लिमिट सेट करोगे और z के लिमिट्स आपके आएंगे x और y के फॉर्म में। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, सबसे पहले जब भी ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो और सॉलिड आपको दिया गया हो तो सबसे पहले देखो कि सॉलिड का प्रोजेक्शन कहां पे है, शेडो कहां पे है। शेडो लेटर से हम एक ही केस पढ़ रहे हैं एक्स वाई प्लेन का। शेडो आपका सॉलिड का वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, शेडो आपका सॉलिड का एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है। क्लियर इतनी बात। यहां पे देखो अगर सिलेंडर की बात करूं, सिलेंडर एक तो वर्टिकली स्टैंड हो सकता है जिसका एक्सिस पैरेलल टू जेड एक्सिस हो, तो उसका शेडो कहां पे होगा, एक्स वाई प्लेन में। अगर यही सिलेंडर हो जिसका एक्सिस जेड एक्सिस के, उस सिलेंडर को मैंने सुला दिया तो एक्सिस क्या हो जाएगा, उसका जो सिलेंडर है उसका एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल, तो उसका शेडो कहां पे गिरेगा, एक्स जेड प्लेन में। और अगर उसी सिलेंडर को मैं क्या उस सिलेंडर का एक्सिस रखूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उसका शेडो कहां गिरेगा, वाई जेड प्लेन में। तो इस मतलब तीन ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करें तो तीन केस बन सकते हैं, लेकिन हम कौन से केस पे फोकस करेंगे, वो केस पे जो केस कहां पे होगा, जो शेडो कहां पे गिरेगा, एक्स वाई प्लेन में। तो अभी मुझे सिर्फ इतना बता दो, आपको यहां तक क्लियर हो गया। ओ माय गॉड, मुझे लगा मैं 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन उड़ा दूंगा, लेकिन यहां पे 7:40 हो गए। तो देखो ट्रिपल इंटीग्रल के जब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो क्या टेक्निक फॉलो करनी है, इसका हम देखेंगे बेस। तो इसका जो बेस देखा वो कहां पे, इट इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब इसका या इसका देखो इसका शेडो या प्रोजेक्शन कौन से रीजन में फॉल हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। कहां पे, एक्स वाई प्लेन में। तो यहां तक क्लियर हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना। देखो ये सब चीजें अगर आप एडवांस इंजीनियर मैथमेटिक्स या हायर इंजीनियर मैथमेटिक्स की कोई भी बुक रेफर कर रहे हो तो जो मैं यहां पे पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ये पॉइंट्स आपको वहां नहीं लिखे हुए मिलेंगे, मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, आपने कोई भी अभी, अच्छा मुझे ही बता दो, चलो मुझे ही बता दो, आपने जो भी अभी तक ऐसे मटेरियल रेफर किया होगा मैथ्स के लिए कुछ भी, या कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की या एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आपने बुक रेफर की होगी, तो उसमें क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रल को बस कैसे सॉल्व करना है वो सिखाया जाता है। क्या आपको ये बताया जाता है ट्रिपल इंटीग्रल में कि क्यों हम सिर्फ जेड के ही लिमिट्स पहले सेट करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, फिर हम एक्स और वाई के लिमिट्स सेट करते हैं। ये चीजें आपको बताई किसी भी बुक, मैं खुद रेफर कर रहा हूं बुक्स, मुझे ही नहीं मिल रहा है सब चीजें, तो मैं आपको कहां से बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा फिर छानबीन करनी पड़ती है। ओके, तो कहीं भी आपको बुक्स में ये सब चीजें बहुत ही रेयर केस होगा कि मिलेंगी जहां पे आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी कि ट्रिपल इंटीग्रल में देखो भैया आपको कैसे ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है या वाई जेड प्लेन में है, फिर कैसे स्ट्रेटेजिकली जाना है। वो सब चीजें बुक्स में नहीं लिखी होती, वो सब चीजें ऑब्जर्वेशन से आती है। जब हम चीजों को एनालिसिस करते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो वो चीजें सब ऑब्जर्वेशन से आती है। ठीक है, ओके, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला स्टेप हमारा ये रहेगा, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया है कि जो हमारा शेडो है वो एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन में गिर रहा है शेडो या प्रोजेक्शन, तो एक्स वाई, बाकी क्या बचा, जेड, बाकी क्या बचा, जेड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा जब इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। और हमारा क्या अभी टारगेट होगा कि जेड के लिमिट्स को लिखना इन द फॉर्म ऑफ अदर टू वेरिएबल्स, जिस वो कौन से वेरिएबल्स होंगे, जिस प्लेन में वो शेडो फॉलो हो रहा है। कौन से प्लेन में शेडो फॉलो हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो कौन सा वेरिएबल बच गया, जेड वेरिएबल। मतलब जेड वेरिएबल के लिमिट्स लिखने पड़ेंगे एक्स और वाई के फॉर्म में। और अगर आपने डबल इंटीग्रल्स के हमारे लेक्चर्स देख लिए हो तो हमने वहां पे देखा था, अगर जो डिफाइंड रीजन होता है, जिस रीजन के ओवर हमें डबल इंटीग्रल फाइंड करना होता है फंक्शन का, तो उसमें अगर x के लिमिट्स लिखने होते थे y के फॉर्म में तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, और अगर y के लिमिट्स लिखने होते हैं x के फॉर्म में तो हम एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। मतलब यहां पे अगर मुझे z के लिमिट्स फाइंड करने हैं, यहां पे अगर मुझे z के लिमिट्स फाइंड करने हैं, तो ध्यान देना, अगर यहां पे मुझे z के लिमिट्स फाइंड करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा, जैसे कि यहां पे दिख रही है वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप से मुझे क्या मिलेंगे, x का, z का लोअर लिमिट और z का अपर लिमिट। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे ये वर्टिकल स्ट्रिप आपको दिख रही है, या ऐसा भी जा सकते हो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाओ, या यहां से यहां तक जाओ, क्योंकि रीजन ये दोनों क्या है, ट्राइंगल एक दूसरे के पैरेलल है। ओके,
तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक जाओ। तो हमें करना क्या है एक्चुअली, वो देखो हमें क्या करना है, z के पहले लिमिट्स लिखने। तो क्या करोगे, जो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान देना, जो वर्टिकल स्ट्रिप यहां पे मैंने ड्रॉ किया है उसका देखो लोअर एंड कहां पे है, उसका लोअर एंड कहां पे है। तो वर्टिकल, अभी मैं इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, आप इसको देख के भी सेम आंसर बना सकते हो। अगर इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूं तो यहां पे देखो, चलो मैं वर्टिकल स्ट्रिप को थोड़ा पतला बना देता हूं ताकि आपको वर्टिकल स्ट्रिप का थोड़ा फील आए। तो ये मेरा वर्टिकल स्ट्रिप है, ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं। तो अगर z को मुझे लिखना है तो सबसे पहले, अगर हमारा प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट z करेंगे और z के लिमिट्स लिखेंगे x और y के फॉर्म में, z के लिमिट्स लिखेंगे हम x और y के फॉर्म में। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने कहां पे ड्रॉ किया, जो सॉलिड है उसी पे ही, सॉलिड के अंदर ही ड्रॉ किया है, ओके। तो यहां पे देखो कहां वर्टिकल स्ट्रिप कहां से कहां तक मैंने ड्रॉ किया है, बेस से हाइट तक। तो यहां पे वर्टिकल स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो आपको क्या देगा, लोअर लिमिट ऑफ z। वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर एंड है वो क्या देगा, अपर लिमिट ऑफ z। तो यहां पे देखो वर्टिकल स्ट्रिप का जो लोअर एंड है वो कहां पे टच कर रहा है, y एक्सिस पे, मतलब स्टार्टिंग कहां से, y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे z कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो z की लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी। और मुझे बताओ y की अपर और z की अपर लिमिट कहां है, तो वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड देखो कहां पे, इस लाइन को टच कर रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप का अपर एंड इस लाइन को टच कर रहा है। और इस लाइन का इक्वेशन निकालो, क्या होगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। इस लाइन का सिंपली आप इक्वेशन निकाल सकते हो, ऐसा इमेजिन कर सकते हो, ये लाइन कहां पे है, एक प्लेन में, एक 2 डायमेंशनल स्पेस में। देखो मेरा इंटेंशन क्या था, मैं यहां से भी चीजों को बना सकता था, यहां से भी चीजों को बना सकता था, लेकिन यहां से मैंने इसलिए नहीं बनाया। तो इसमें भी देखो क्या होता, क्योंकि ये अपर जो लोअर एंड है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो वहां पे भी z क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अपर एंड के लिए मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ता, और इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो ये देखो हम 3 डायमेंशनल स्पेस में, क्योंकि दोनों प्लेन चेंज हो गए, तो फिर मुझे 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए लाइन के इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखो ये जो लाइन है, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये कहां पे, 2 डायमेंशनल स्पेस YZ प्लेन में ये लाइन है। तो उसके लिए तो हमें निकालना आता है y = mx + c करके लाइन का इक्वेशन। यहां पे देखो आप ऐसा सोच सकते हो, ये एक पॉइंट है 1,0, ये एक पॉइंट है 0,1, और आप लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो y + z = 1। लेकिन हमें क्या लिखना है, हमें z का लिमिट लिखना है x और y के फॉर्म में। तो यहां से मैं z को बना सकता हूं क्या, 1 - y। तो z का मुझे अपर लिमिट मिल गया 1 - y। ये जब आप डबल इंटीग्रल देखोगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखो मुझे z के लिमिट्स मिल गए वर्टिकल स्ट्रिप से, क्या, 0 और 1 - y। अभी किसके लिमिट्स चाहिए, x और y के, किसके लिमिट्स चाहिए, x और y के। तो x और y के अगर लिमिट्स चाहिए तो सिंपली क्या करो, जो यहां पे इस सॉलिड के बेस को अलग से ड्रॉ कर दो। इस सॉलिड का देखो बेस कहां पे है, XY प्लेन में है। इस सॉलिड का बेस देखो कहां पे, XY प्लेन में है। या कभी कभी ऐसा केस होगा, इस सॉलिड का बेस जो होगा XY प्लेन के पैरेलल में होगा। तो हम क्या करेंगे, उस सॉलिड के बेस को XY प्लेन में अलग से ड्रॉ करके देखेंगे कि x की अपर लिमिट क्या है और y की अपर लिमिट क्या है। तो सॉलिड का मैं यहां पे देखो ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान देना, मैं सॉलिड के बेस को ड्रॉ कर रहा हूं, वो कहां पे है, XY प्लेन में। तो ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। तो ध्यान दो, ये जो सॉलिड का जो आपको बेस दिख रहा है उसमें देखो x का अपर लिमिट क्या है, 3। तो ये मेरा x वाला पॉइंट आ गया 3। y कहां थे, y का पॉइंट है 1, ये वाला पॉइंट क्या है 1,3, क्या होगा, सॉरी 3,1। तो यहां पे दिख भी रहा है, जो ये सॉलिड का जो बेस है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो मैं यहां पे डिफाइन कर रहा हूं, देखो तो ये मेरा है सॉलिड का बेस, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला रीजन, मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो रीजन है क्या है, सॉलिड का बेस है, जो कि कहां पे, XY प्लेन में है। और सेम रीजन मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, सेम रीजन मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिया है, ओके। तो हमें देखो अभी हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, ट्रिपल इंटीग्रल का, लेकिन हमें z के लिमिट्स पता चल गए तो उसको अकेला छोड़ दिया। अभी क्या बना प्रॉब्लम, डबल इंटीग्रल का। अभी क्या प्रॉब्लम बना मेरा, डबल इंटीग्रल का, क्योंकि मुझे सिर्फ dx और dy के लिमिट्स पे ही ध्यान देना है। तो बस
आपको ट्रिपल इंटीग्रल में मेरा यही कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि z का कैसे हमें डील करना है। बाकी दो इंटीग्रल बचे, वो डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है और रीजन डिफाइन कर। डबल इंटीग्रल में कैसे करते थे, डबल इंटीग्रल होता था और एक रीजन डिफाइन होता था। सिमिलरली यहां पे भी डबल इंटीग्रल है, यहां पे dx dy और दो इंटीग्रल और रीजन आपके सामने है, तो यहां से आप x और y के लिमिट्स निकाल सकते हो। क्लियर? तो अगर डबल इंटीग्रल में आपका जो रीजन है, जिस रीजन के ओवर हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, वो अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, वो क्या है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, तो सिंपली x और y के लिमिट्स क्या होंगे। इस रीजन में देखो x का लोअर लिमिट क्या है, 0। इस रीजन में देखो x का लोअर लिमिट क्या है, ओरिजिन पे 0, ये मेरा ओरिजिन 0,0। तो इस रीजन में देखो x का लोअर लिमिट क्या है, 0, और x का अपर लिमिट क्या है, 3। तो मैं लेटर से x का लोअर लिमिट है 0 और x का अपर लिमिट क्या है, 3। सिंपली इसी रीजन में देखो x का लोअर लिमिट, y का लोअर लिमिट क्या है, 0, और y का अपर लिमिट क्या है, 1। क्या है, 1। तो इस इंटीग्रेशन को सिंपली हमें सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन को सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रेशन को सिंपली अभी सॉल्व करो। देखो अगर विथ रिस्पेक्ट टू z हम इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो जैसे हम पार्शियल डेरिवेटिव्स में करते थे, वहां पे जब एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो जब एक के रिस्पेक्ट, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो दूसरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर z के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज, यहाँ पे फंक्शन का क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये फंक्शन तो x है, इसका मतलब अगर इसका हम विथ रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये x इज अ कांस्टेंट रेट होगा। ओके, तो ये कांस्टेंट रेट होगा, तो सिंपली हमें हमेशा भी बोल सकते हैं x इंटू 1 का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, z होगा। क्या होगा, z होगा। तो देखो यहां पे ध्यान दो, हम इसको पहले अगर क्या कर रहे हैं, पहले अगर हम क्या कर रहे हैं, 1 का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, तो वो क्या होगा, z, और x तो मेरा कांस्टेंट मान के चल रहे हैं क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू z हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। और z के यहां पे लिमिट्स आएंगे कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस y तक, 0 से 1 माइनस y तक। ओके, 0, 3, 0, 1। ओके, और ये मेरा है i, ये मेरा है i। तो फटाफट मुझे बता दो यहां तक किसी को कुछ डाउट है। अगर यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो मैं ये पूरा मिटा दूंगा और सिंपली हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, सिंपली हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो डबल इंटीग्रल हो या ट्रिपल इंटीग्रल का केस हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज है, ऐसी पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है कि कुछ इंटीग्रल्स आपके दूसरे फंक्शन के फॉर्म में होंगे और कुछ इंटीग्रल्स के जो लिमिट्स हैं वो कहां पे, नंबर्स के फॉर्म में होंगे। जैसे यहां पे देख रहे हो z के जो लिमिट्स है वो दूसरे xy फंक्शन के फॉर्म में है, और y और z के जो x और y के जो लिमिट्स है वो नंबर्स के फॉर्म में। और डबल इंटीग्रल आप 2 डेज प्लान फॉलो करोगे, वहां पे भी देखोगे कि कभी क्या होगा, x के लिमिट्स y के फॉर्म में होंगे या y के लिमिट्स x के फॉर्म में होंगे, और कभी कभी ऐसा होगा दोनों लिमिट्स नंबर्स के फॉर्म में होंगे, और कभी एक का लिमिट किसी दूसरे फंक्शन के फॉर्म में होगा और दूसरे फंक्शन के लिमिट्स नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो ये सारे केस पॉसिबल है। 9/4 आई डोंट नो आंसर। चलो मैं देखता हूं आंसर, आंसर मुझे नहीं पता है। इसको फाइंड करो, इंटीग्रेशन को, इस सिंपल इंटीग्रल को फाइंड करो तो मैं आपको आंसर बताऊं। आंसर पता नहीं कहां पे, ठीक है सॉल्व करो इसको। ओके, इसको सॉल्व करो। सिंपली यहां पे देखो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं ही आगे सॉल्व कर दूं इसको। बस अभी क्या करना है, z की जगह रखो 1 माइनस वाई और -0, तो क्या होगा 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू y, y की लिमिट कहां है, 0 से 1 तक। ये हमने y की लिमिट डिफाइन की थी 0 से 1 तक, फिर वो केस खत्म हो गया। फिर x का लिमिट, x का इंटीग्रेशन लो 0 to 3, आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन सिंपली। -9y/2, -9y/2 क्या कर रहे हो तुम, -9y/2 नहीं है, माइनस, यहां तक किसी को कुछ -9y, अरे सिंपल इस इंटीग्रेशन को चलो मैं ही सॉल्व करता हूं, इसको मिटाओ, ये खत्म करो इसको। -9y/2 कैसे हो गया। ओके, तो फटाफट यहां पे देखो, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो z का अपर लिमिट है 1 माइनस वाई, और यहां पे देखो
अभी क्योंकि z के रिस्पेक्ट में हमने लिमिट निकाल दिया है, अभी देखो x और y के लिमिट्स, क्योंकि नंबर्स, अभी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डबल इंटीग्रल्स में, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम एक बात पढ़ते हैं, अगर x और y के लिमिट्स, दोनों के लिमिट्स नंबर के फॉर्म में हो तो आप ऑर्डर डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, इंटीग्रेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक लिमिट्स दूसरे फंक्शन के फॉर्म में हो तो जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हो तो लिमिट्स भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहां पे क्योंकि दोनों फंक्शंस के x और y वेरिएबल्स के लिमिट्स जो है, फंक्शन नहीं, x और y दोनों वेरिएबल्स के क्योंकि लिमिट्स नंबर्स के फॉर्म में हो तो आप किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन कर सकते हो, लिमिट्स चेंज नहीं होंगे। तो मैं क्योंकि z का अपर लिमिट 1 माइनस वाई है तो इसलिए पहले विथ रिस्पेक्ट टू y करना पसंद करूंगा, या विथ रिस्पेक्ट टू x भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो विथ रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं। 0 to 3, 0 to 1, z की जगह में रखूंगा 1 माइनस वाई, तो क्या आएगा x इंटू 1 माइनस वाई dx dy। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ले रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं तो मुझे बताओ y क्या होगा, y इज अ कांस्टेंट हम मान के चलेंगे। क्लियर? तो इसको अगर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 to 3 x माइनस एक्स वाई dx dy। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे बताओ क्या होगा, वही ले रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रेशन लो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अगर मैं x का इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो y को क्या मान के चलूंगा, कांस्टेंट, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई, या सिंपली यहां पे भी डायरेक्ट ले सकते थे, 1 माइनस वाई हमारा कांस्टेंट होता, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसका लिमिट हम कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से 3 तक। फिर बाकी क्या बचा, y बचा, बाकी क्या बचा, y बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो 0 to 1 क्या होगा, 0 to 1 9/2 आएगा मेरा बाहर, 9/2 और अंदर बचेगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई, और ये क्या होगा, dy, क्या होगा, dy। अभी लास्ट में सिर्फ y का इंटीग्रेशन, 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो 9/2 मेरा आ गया बाहर, ये क्या होगा, y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, इसका इंटीग्रेशन कहां से, 0 से 1 तक। तो चलो इसको मैं ऐसे सोल्व कर देता हूं, 9/2 इनटू क्या होगा, 1 माइनस 1/2, तो मेरा आंसर आएगा 9/4, ये मेरा आ गया आंसर, ये मेरा आ गया आंसर। तो सिंपली देखो क्या करना है, अगर इस स्टेप पे, तो ट्रिपल इंटीग्रल में देखो गेम कहां पे, ट्रिपल इंटीग्रल में सिर्फ आपके z के लिमिट्स निकालने, अगर z के लिमिट्स आपको पता चल गए तो आगे सिर्फ क्या करना है, डबल इंटीग्रल का ही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था डबल इंटीग्रल्स के पहले लेक्चर देख लेना, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम या डाउट रहेगा ही नहीं। ओके, 9/4, वेरी गुड, वेरी गुड, 9/4, वेरी गुड। तो देखो हमें ट्रिपल इंटीग्रल्स के जब भी मैं क्वेश्चंस, देखो मैं आपको कोई भी ट्रिपल इंटीग्रल, देखो पहले तो गेट में ये मुझे लगता है इसी साल आया था 2020 में, और इसी ब्रांच में आया था। ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि ट्रिपल इंटीग्रल्स का क्वेश्चन पूछा जाए, और मुझे तो लगता है पहली बार पूछा गया है गेट में 2020 में, क्योंकि यहां पे देख रहे हो आपको इमेजिन करना ही मतलब क्या लग रहा है, टफ लग रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस उस सॉलिड का प्रोजेक्शन देखो कौन से प्लेन में है, सॉलिड का प्रोजेक्शन यहां पे था क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन मतलब कौन सा वेरिएबल बच गया, z वाला। तो इसका मतलब हम पहले z के लिमिट्स लिखेंगे x और y के फॉर्म में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉलिड के ही अंदर एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे जो दोनों सॉलिड्स की बाउंड्री को टच कर रहा था, जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था सॉलिड, वो जो वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ किया था, दोनों सॉलिड्स, दोनों वो वर्टिकल स्ट्रिप क्या कर रहा था, सॉलिड्स की नीचे वाली बाउंड्री से ऊपर वाली बाउंड्री तक दोनों को टच कर रहा था, मतलब दोनों एंड्स तक ही हमने वर्टिकल स्ट्रिप को एक्सटेंड किया था। फिर हमने z की लिमिट कैसे निकाली, हमने देखा वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां पे है, कहां पे, दो चीजें हमने बोली, या तो ऐसा मान सकते हैं y एक्सिस में है या xy प्लेन में, दोनों में केस में दोनों लाइन के इक्वेशन सेम ही आएंगे। तो हमने क्या देखा कि दोनों, यहां पे क्या था, हमारा वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर एंड कहां पे था, y एक्सिस पे, इसका मतलब z बराबर क्या होगा 0, और अपर एंड कहां पे था, उस लाइन पे, और लाइन का इक्वेशन क्या था, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो वहां से हमने लिखा z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। फिर हमने क्या देखा, अभी हमें एक काम हो गया, अभी बस क्या बाकी है,
डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन। तो डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सिंपली उसकी प्रोजेक्शन लेके, तो प्रोजेक्शन कहां पे था? एक्स वाई प्लेन पे था। तो वो जो उसका बेस है, सॉलिड का बेस है, उसको वापस से मैंने अलग से ड्रॉ किया एक्स वाई प्लेन में। कहां पे? एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई के लिमिट्स फाइंड करने के लिए। फिर हमने रीजन देखा, सिंपल रेक्टेंगुलर रीजन है। तो अगर आपका डबल इंटीग्रल फाइंड करना है और रेक्टेंगुलर रीजन है तो एक्स और वाई के लिमिट्स वही होंगे जो उस रीजन में एक्स का लोअर लिमिट होगा और वाई का लोअर लिमिट होगा, और एक्स का अपर लिमिट होगा और वाई का अपर लिमिट होगा। ओके, अरे भाई क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मुझे बता दो ट्रिपल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है, आपको क्लियर हो गया? और इसके एग्जांपल्स अगर आपको चाहिए, देखो ट्रिपल इंटीग्रल्स के अगर एडिशनल एग्जांपल चाहिए तो एक काम करना, कल मेरा लेक्चर नहीं है। देखो मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं यहां पे, कल मेरा लेक्चर नहीं। तो देखो ट्रिपल इंटीग्रल में एक्चुअली ट्रिपल इंटीग्रल्स का हार्डली आपको कहीं मटेरियल मिलेगा, हार्डली कहीं आपको मटेरियल मिलेगा। मैं ऑब्जर्वेशन कर चुका हूं, सारी चीजें देख चुका हूं। ट्रिपल इंटीग्रल का अगर गेट पॉइंट ऑफ व्यू जाओगे तो मोस्टली केसेस में तो आपको पहले पढ़ाया ही नहीं जाता ट्रिपल इंटीग्रल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ट्रिपल इंटीग्रल आप पढ़ रहे हो तो चीजें ऐसे विजुलाइज करके आपको सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं बनाई जा सकती। बस आपको बताया जाता है बस वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करो और जेड के लिमिट्स लिख लो, लेकिन जेड के लिमिट्स क्यों लिख रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपको समझाई। तो अगर देखो गेट में तो और क्वेश्चंस आए नहीं ट्रिपल इंटीग्रल्स के, लेकिन मैं चलो 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए इसी टाइप के आपके डलवा दूंगा असाइनमेंट में। तो देखो कल मेरा लेक्चर नहीं है, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, सुनना। कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल मैंने इसलिए छुट्टी रखी है क्योंकि कल आप पूरा जो असाइनमेंट अपलोड हुआ था वो पूरा करो, और 2 डेज प्लान में क्योंकि आपके वीडियोस बाकी हैं डबल इंटीग्रल से, उनको अच्छे से देखो, फिर ट्रिपल इंटीग्रल आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कल मैंने इसलिए छुट्टी रखी है, कल मैंने लेक्चर इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका पूरा शेड्यूल हेक्टिक हो जाए और आप मेरे साथ सिंक्रोनिज्म में ना रहें। तो कल के दिन आपको क्या करना है? कल के दिन 2 चीजें करनी है। एक तो आपको सबसे पहले डबल इंटीग्रल्स के वीडियोस देखने हैं, उसके बाद मैं कल असाइनमेंट अपलोड करवाऊंगा डबल इंटीग्रल्स का और ट्रिपल इंटीग्रल्स का। ट्रिपल इंटीग्रल के वहां पे 1-2 ही क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन होंगे डबल इंटीग्रल से, क्योंकि गेट में डबल इंटीग्रल से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ओके, तो वहां पे मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा। उसके बाद कोई भी दिक्कत रहेगी तो मुझे बताना, मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस के थ्रू ही और ज्यादा डबल इंटीग्रल्स आपको एक लेक्चर लेके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ यही बचा है एक बस अभी एक ही लेक्चर बचा है जिसमें आपको ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक्चुअली इंटीग्रल कैलकुलस हमारा, हम ऐसा मान के चलते खत्म हो गया है आज। इंटीग्रल कैलकुलस हमारा आज खत्म हो गया है, बस एक ही टॉपिक बाकी है ग्रीन्स थ्योरम वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस में मैंने आपको बताया था जो चीजें डाइवर्जेंस, लाइन इंटीग्रल, ग्रेडियंट, ये सब 2 डेज में पढ़ा दिया है। स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम आपको कौन पढ़ाएगा? स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम आपको मनमरा सर जी सेवियर में पढ़ा चुके हैं ईएमएफटी में। बाकी बचा आपका ग्रीन्स थ्योरम जो कि मैं डील करूंगा। कल भी मनमरा सर पढ़ा चुके हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ईएमएफटी का पार्ट नहीं है, वो 2 डेज प्लान में अवेलेबल है, वहां पे हमने डाइवर्जेंस पढ़ा लिया है, लाइन इंटीग्रल पढ़ा लिया है। अभी बात आती है ग्रीन्स थ्योरम की, तो ग्रीन्स थ्योरम में आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो मतलब जो परसों लेक्चर होगा वो हमारा आई थिंक जी सेवियर का लास्ट सेशन होगा, जिसमें मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम एक्सप्लेन करूंगा, एक एग्जांपल लेके आऊंगा गेट का ही, और आपको बताऊंगा ग्रीन्स थ्योरम मतलब है क्या है। एक लाइन इंटीग्रल को इजीली सॉल्व करना का मेथड है ग्रीन्स थ्योरम। ओके, तो एक टूल है ग्रीन्स थ्योरम, क्या एक टूल है लाइन इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, वो एक टूल है। ओके, ठीक है, तो आई होप ट्रिपल इंटीग्रल की चीजें, क्योंकि इमेजिन करना बहुत ही इजी मतलब टफ होता है, तो जितना मुझे आइडिया था कि क्या क्या आपको बताना है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आई होप वो मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली होंगी। तो कल आपका कोई भी लेक्चर नहीं है, कल आपको 2 डेज प्लान में जो मैंने कल टास्क दिया था डबल इंटीग्रल्स के लेक्चर्स वो देखना, और कल मैं नून तक असाइनमेंट भी आपको अपलोड करवा दूंगा। तो अभी हम मिलेंगे परसों हमारे जी सेवियर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सबको गुड नाइट।